हेलो गाइस। इस क्विज़ पे हम लोग देखेंगे जो आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उससे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आपके नेट ज़ेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग एक दो क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ लॉन्ग इज द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कहता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है आपका, उसमें दृश्य जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास लाइट आती है, जो आप सूर्य का प्रकाश जो आता है वहाँ से गामा, एक्स, पराबैंगनी, ठीक है, फिर दृश्य प्रकाश आता है, फिर आपका आता है इंफ्रारेड, और फिर आपका आता है लघु, और फिर आपका आता है दीर्घ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रकाश का में जो तरंगों का क्रम है ये क्रम आता है इसमें। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि इस जो हम क्विज करवाते हैं वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि निम्न तरंगों को क्रम से लगाइए। तो गामा गामा किरण, एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश में कितने सात होती हैं। विबग्योर आता है ना, विबग्योर को भी क्रम से लगाने को देता है। फिर इंफ्रारेड, लघु, फिर दीर्घ, है ना, ये तरंगे आती हैं। ये तरंगे इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि जो दृश्य प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश की उसकी कितनी सीमा होती है, ये हमें हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये है आपका, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। ये सनलाइट है। सनलाइट में बहुत सारी रेज होती हैं, जैसे आपको देखिए गामा है, एक्स रेज है, फिर आपका पराबैंगनी यानी अल्ट्रावाइज है, फिर इसके बाद आपका आता छोटा सा भाग आता है आपका दृश्य प्रकाश का। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो अल्ट्रावायलेट वेव है इनको कौन वेव एब्जॉर्व करता है, ओजोन पर एब्जॉर्व करती है। और देखिए दृश्य प्रकाश में काफ़ी भाग इनका होता है। सबसे ज़्यादा भाग होता है एक्स रेज का, है ना। जो अल्ट्रावायलेट वेव है वो भी काफ़ी भाग होता है, इसलिए ये हानिकारक होती हैं। और इसलिए ही ओजोन परत का निर्माण किया गया है। किसने किया, भगवान ने किया है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है यहाँ पर हम देखते हैं 7 रंग होते हैं इसके। इसके बाद फिर आपका इंफ्रारेड आता है, फिर आपका इसमें दिया गया है रडार, दिया गया है रडार, एफएम दिया गया है, टीवी दिया गया है। मतलब कि ये क्या है, ये आपकी लघु तरंगें, फिर इसके बाद आपकी दीर्घ तरंगें आती हैं। देखिए, विजिबल जो है आपका विबग्योर, VIBGYOR, यानी 7 कलर होते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 0.4 से माइक्रोमीटर से आपका 0.7 तक है। या फिर इस देखिए इस प्रकार से भी दे सकता है आपको कि 4 × 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर, और 7 × 10⁻⁻7 मीटर, ऐसे भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाई एनर्जी होती है और ये लो एनर्जी होती है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ क्या एनर्जी होती, क्या होती, घटती जाती है। याद रखिएगा, ये वाला पोर्शन जो होता है हाई एनर्जी वाला पोर्शन होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये आपका लो एनर्जी वाला पोर्शन होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द काउंटर लाइन आर, समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। लाइन ड्रा फ्रॉम प्लेस ऑफ इक्वल इक्वेलेशन अबाउट सी लेवल, लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, या फिर लाइन ज्वाइनिंग पोर्ट। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली रेखाएं, या फिर अक्षांश रेखा, या फिर देशांतर रेखाएं, या फिर बंदरगाहों को जोड़ने वाली रेखाएं। देखिए, समोच्च लाइन यानी काउंटर लाइन क्या होती हैं। लाइन ड्रा फ्रॉम प्लेस ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑफ अबाउट सी लेवल, यानी सी लेवल से जो हम ऊपर की जो लाइनें खींचते हैं समान, वो क्या होती हैं, वो आपकी होती हैं काउंटर लाइन। यानी कि ए आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। समुद्र तल से समान ऊंचाई पर जो खींची रेखाएं जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपका सी लेवल है। अब सी लेवल से हम जो रेखाएं खींचते हैं समान के रूप में, ये देखिए सी लेवल से ही हम इसकी देखिए समान रेखा खींच रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, ये होती है हमारी काउंटर लाइन। ठीक है, ये होती है काउंटर लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, A latitude line are standard latitude line at which in interpolation, यानी इसे कहने का मतलब है जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिन प्रक्षेपण मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए क्या होता है, सबके अलग अलग मानक होते हैं, बेलनाकार होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, सब जगह अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं अलग अलग प्रकार से खींची जाती हैं। तो उसका पूछने का तात्पर्य ये है कि पूछता है कि अक्षांश रेखाएं जिन प्रक्षेप पर एक मानक को लेकर चलती हैं, यानी क्या होता है, एक मानक होता है फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ती चलती हैं। तो सिलेंडरिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, मरकरी मरकरी इंटरपोलेशन है, मालवेड इंटरपोलेशन है, आपका साइनसॉइडल इंटरपोलेशन है, यानी आपका बेलनाकार है, बुद्ध
यहाँ पर मरकरी दिया, हाँ बुध इंटरपोलेशन, मॉलवीड पोलेशन या फिर सन साइनसोइडल इंटरपोलेशन। देखिए क्या होता है, अक्षांश रेखाएं जिन प्रक्षेपण मानक अक्षांश होती हैं, यानी स्टैंडर्ड लैटिट्यूड जो होती है, लाइन विच इंटरपोलेशन, तो ये होता है आपका साइनसाइडल इंटरपोलेशन में। अगर आपसे यही पूछ लेता कि किनमें से अक्षांश रेखाएं जो होती हैं समान रूप से होती हैं, यानी जितना आपकी एक अक्षांश रेखा है उतनी ही सब अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो ये आपका बेलनाकार में हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइनसोइडल इंटरपोलेशन होगा। बेलनाकार भी पूछा गया कई बार, याद रखिएगा, जिसमें जिसमें सभी अक्षांश क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसमें क्या बेलनाकार, ये आपका बेलन हो गया। अब बेलनाकार में हम क्या मानते हैं, बेलनाकार में हम मानते हैं सभी रेखाओं को बराबर मानते हैं। ये देखिए सब बराबर खींचेंगी ना, सब बराबर खींचेंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी गोल है कि चौकोर है। अभी अब ये मान ली पृथ्वी है, तो इस वाले बेल यानी बेलनाकार जो होता है, इसमें हम पृथ्वी को एक बेलन के तरीके मानते हैं, और इस पर अक्षांश रेखाएं सभी बराबर होती हैं, जितनी आपकी 0 होगी उतनी ही आपकी 90 वाली होगी, याद रखिएगा। तो बेलनाकार वाला कहाँ पर इसका आंसर सही होगा, तो वहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया है अक्षांश रेखाएं जिन प्रक्षेपण मानक अक्षांश, एक को हम मानक मानते हैं, तो साइनसाइडल इंटरपोलेशन में मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइनसाइडल इंटरपोलेशन है आपका, ये आपका एक मानक हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग समतल सब खींची चली जा रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है द इंडियन सैटेलाइट GSAT-19 was launched into space on which date। देखिए डेट पूछी गई है, थोड़ा ये कभी कभी टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि भाई पुराने सैटेलाइट हो जाते हैं और फिर कब तक कोई डेट याद रखेगा। तो ये पुराना पूछा गया क्वेश्चन है, तो चूंकि भारत का उपग्रह है इसलिए पता होना चाहिए। तो ये 5 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 5 जून क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मानते हैं। आंसर सी सही है, 5 जून 2017 को लॉन्च किया गया था GSAT-19। दिस सैटेलाइट विच ए लिफ्ट ऑफ मास, इसका मास क्या था, 3136 किलोग्राम उसका मास था। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी हम संचार का प्रयोग करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। कॉन्फ़िगर अराउंड द इसरो स्टैंडर्ड आई के बस, यानी इसरो के द्वारा स्टैंडर्ड इसको आई के बस प्रोवाइड की गई थी। और GSAT-19 जो कैरी है ये आपका के ए एंड के यू बैंड ले जाता है। देखिए के ए और के यू बैंड, ये इन बैंडों का प्रयोग अधिकतर हम सैटेलाइट में करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। के ए बैंड और के यू बैंड, जो ये बैंड होती हैं के ए बैंड और के यू बैंड, ये अधिकतर यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इन्हें हम आगे देखते हैं क्यों यूज़ की जाती हैं, बताते हैं। देखिए जहाँ पर भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर रेडियो सैटेलाइट या फिर आपका संचार सैटेलाइट यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम के ए और के यू बैंड का यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है हम कितनी लेंथ पर कर रहे हैं। देखिए बताते हैं क्या होता है। जो के ए बैंड होता है, के ए बैंड फ्रिक्वेंसी अलाउ टू यूज़ टू स्मॉलर एंटीनास, जो आपके छोटे एंटीनास होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं के ए बैंड का, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है लगभग 12 से 18 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ, ये आपकी के बैंड की यूज़ है, इसलिए इनका हम स्मॉल एंटीनाज में यूज़ करते हैं। के बैंड फ्रिक्वेंटली कैन बी यूज इन हाई रेजोल्यूशन क्लोज रेंज टारगेटिंग रडार्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, स्पेस टेलीस्कोप, कॉमर्शियल वायरलेस पॉइंट एंड पॉइंट, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, मतलब इन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनमें हम किनका यूज़ करते हैं, के ए बैंड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं के यू बैंड का यूज़ कहाँ करते हैं। जो के यू बैंड है आपका कुड्स अंडर बैंड इसे बोलते हैं। इस फ्रिक्वेंटली रेंज द सेगमेंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम इनका यूज़ करते हैं। इनकी जो बैंड होती है वो 11 से 17 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उनकी भी जो गीगाहर्ट्ज में है। ठीक है, दिस रेंज ऑफ इज़ ऑफन यूज टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनका जो मुख्यतः यूज़ होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज़ होता है मुख्यतः। ठीक है, यानी के यू बैंड आप याद रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंक्लूडिंग VSAT एंड हो सम टाइप ऑफ सैटेलाइट एंटीनाज भी यूज़ होता है, लेकिन डिपेंड करता है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए और ये आपकी हाई डिस्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक नाविक के लिए अधिकतर उपयोगी माना जाता है। मतलब नाविक कौन सा प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी रास्ताओं को ढूंढते हैं। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग द मोर यूजफुल सेटर, मर्केप्टर, नोमेनिक, साइनसोइडल या फिर मॉलवीड। तो ये आपका मर्केप्टर का यूज़ करते हैं नाविक लोग, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे होता है देखिए दिखाते हैं। देखिए ये होता है कुछ आपका मर्केप्टर प्रोजेक्शन, मतलब ये आपका एक सिलेंडर वाला है।
इसमें हम क्या मतलब बेलनाकार मानते हैं, जब हम उसको बीच से काट देंगे तो आपका क्या एक चार्ट तरीके बन गया। जब ये चार्ट तरीके बन गया तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी रेखाएं होती हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, जिसके कारण नाविक क्या होते हैं बिल्कुल आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। मतलब आसानी से समझ जाएंगे, जब समझ जाएंगे तो सीधी सी बात है उन्हें पार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मर्कैप्टर जो पोजीशन होता है ये नाविक के लिए अच्छा यूज़ होता है। किन के लिए? नाविक के लिए। ठीक, याद रखिएगा, मान एम एस मर्कैप्टर ना से नाविक। अगला क्वेश्चन कहता है वह वस्तु जो योग और उसके भागों को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करती है कहलाती है। द आर्टिकल विच डिस्प्ले द सन एंड इट्स सम एंड इट्स पार्ट बाई सर्वल लाइन इज कॉल्ड पैड ग्राफ, बार ग्राफ, हीदर ग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। खराब ग्राफ, बार ग्राफ, हीदर ग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। देखिए पॉलीग्राफ एक मशीन भी होती है जो झूठ को पकड़ती है, लेकिन वो चीज़ अलग है। यहाँ हम सैटेलाइट से यानी जियोग्राफिकल चीज़ों से यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है, जो पॉलीग्राफ में क्या होता है उसके योग और उसके कई भागों में पंक्तियों में यूज़ किया था, हम उससे अभी आगे देखते हैं। देखिए पॉलीग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब पॉलीग्राफ ए लाइन ग्राफ इज इन विच टू मोर देन टू वेरिएबल्स आर शोन एन इक्वल नंबर ऑफ लाइन फॉर एन इमीडिएट कंपेरिजन। क्या होता है कि इमीडिएट कंपेरिजन के लिए मतलब हमें हाल ही में तुलना करने के लिए हमें एक ग्राफ में शो करता है कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक बार में हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, कौन सीधे चल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। अगर इसी प्रकार को हम डाटा में लिखें तो डाटा को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, जबकि हम इस पॉलीग्राफ के माध्यम से एक बार में हर एक चीज़ को पता लगा सकते हैं कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे, कितना कौन डाउन गया, कौन कितना ऊपर गया। जिस प्रकार से आप शेयर देखते होंगे, है ना, शेयर मार्केट देखते होंगे, वहाँ पर आपका इन पॉलीग्राफ का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, पाइक बैंड का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से यह इसी पॉलीग्राफ का हम डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए यानी कई सारे नंबर को एक साथ शो करने के लिए पॉलीग्राफ का हम यूज़ करते हैं। सच एज ए ग्रो रेट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे हमें डिफरेंट क्रॉप्स दर्शानी हो, जैसे राइस के टाइप्स दिखाने हों, व्हीट के टाइप्स दिखाने हों, पल्स के टाइप्स दिखाने हों, बर्थ रेट दिखानी हो, डेथ रेट दिखानी हो, ये सब हमें अगर साथ साथ दिखानी है, एक साथ दिखानी चीज़ों को, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉलीग्राफ का यूज़। ठीक है, वो झूठ बोले वाली मशीन से मत जोड़ लिएगा इसे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट पॉइंट स्टैटिक्स। कहता है कौन सा प्रतीक बिंदु सांख्यिकी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब किस में हम बिंदुओं का यूज़ नहीं करते हैं। स्पॉट हाइट्स, बेंचमार्क, काउंटर लाइंस, त्रिभुज स्टेशन, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, समोच्च रेखाएं या फिर त्रिभुज स्टेशन। देखिए समोच्च रेखाएं हमने पहला ही शायद क्वेश्चन पढ़ा था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें समोच्च रेखाएं क्या थी, समोच्च रेखाएं यानी काउंटर लाइन वो लाइनें थी जो समुद्र तल से बराबर खींची जा रही थी, है ना, वो क्या थी, वो हमारी समोच्च रेखाएं थी। तो यहाँ पर हम डॉट्स का यूज़ नहीं करते हैं, यानी बिंदुओं का यूज़ नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द इमेज रिलेटेड टू विच सैटेलाइट डाटा आर यूज एन अल्टरनेटिव ऑफ द कैडेस्ट्रल मैप। द कैडेस्ट्रल मैप से लगभग एक क्वेश्चन जरूर पुटअप हो सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भूखर मानचित्र के विकल्प के रूप में किस उपग्रह डाटा से संबंधित छवियों का उपयोग किया जाता है। लैंडसैट टीएम, स्पॉट एक्सएक्स, इनसेट 1B, आईकॉन्स। तो देखिए भूखर मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिनमें हम क्या होता है गांवों के, नगरों के बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे जगहों के बड़े बड़े नक्शे बनाते हैं। जैसे आपका गलियां हैं, आपका है ना, आपके कोई गांव का नक्शा है, कोई एक खंड का नक्शा है। जब वहाँ के हम नक्शों को बनाते हैं एक बड़े चित्र में, तो उसके लिए हम भूखर मानचित्र यानी कैडेस्ट्रल मैप का यूज़ करते हैं। और उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो कौन सा है, इग्नोस सैटेलाइट है, इग्नोस सैटेलाइट, यानी डी आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, डी आंसर बिल्कुल सही है। जो इग्नोस सैटेलाइट है, कौन सा, इग्नोस। इग्नोस प्रोवाइड वेरी हाई रेजोल्यूशन, बहुत हाई रेजोल्यूशन होता है इसका, अप टू 1 मीटर, 1 मीटर के आसपास, इमेजनरी ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का 1 मीटर के ऊपर तक की वो क्या करता है, इमेजनरी उसको स्पॉट करता है। ठीक है, तो ये आइकॉनिक जो है आइकॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए दूसरा देखते हैं, जो लैंडसेट होता है प्रोग्राम, जो लैंडसेट है ये क्या है आपका, लैंडसेट प्रोग्राम इज ए सीरीज ऑफ अर्थ और ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। ये मिशन जॉइंटली, ये नासा और यूएस की जो जियोलॉजिकल सर्वे उसका मतलब बोथ बोथ कम्बिनेशन मिशन है ये। ठीक है, लैंडसेट प्रोग्राम। इसके बाद स्पॉट वाला देखते हैं, सैटेलाइट फॉर आई ऑब्जर्वेशन डी ला टेरा, यानी फ्रांस का सैटेलाइट है ये, कौन सा, स्पॉट सैटेलाइट। स्पॉट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये कैसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है विथ ए प्राइमरी मिशन ऑफ
with a primary mission of obtaining earth imaginary for land use, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजिकी, कार्टोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, वाटर रिसोर्स, इन सब के लिए स्पॉट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। किसने? फ्रांस ने लॉन्च किया था। इनसैट जो है ये आपका इंडियन सीरीज़ है। द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपका जी सैटेलाइट है आपका, एक देखा जाए तो इनसैट का यूज़ देखिए हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसरो ने लॉन्च किया था इसे टेली कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, मीटियोलॉजिकल में, रिसर्च में, है ना, और रिसोर्स नीड में इनका प्रयोग करते हैं हम। किसका? इनसैट का। इसको जो कमीशन किया गया था 1983 में किया गया था। और इनसैट इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन। देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में लार्जेस्ट डोमेस्टिक रीजन है ये। ठीक है, लार्जेस्ट में यूज़ हो जाता है कौन सा? एशिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका इनसैट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, निम्नलिखित में कौन सा एक भू समकालिक उपग्रह है? भू समकालिक उपग्रह क्या होते हैं इन्हें हम जानेंगे अभी। लैंडसैट, मीटियोसैट, आईआरएस, किटसैट। देखिए ये सब आपके सैटेलाइट जो है, आपका लैंडसैट है, मीडियोसैट है और आईआरएससैट है, किटसैट है। इन चारों में से बताना है आपको। तो जो मीडियोसैट है ये क्या है साहब? ये आपका भू समकालिक उपग्रह है। ये भू समकालिक उपग्रह है। ठीक है, और ये सब आपके और जो हैं आपके ये वाले सैटेलाइट जैसे आरएस है और ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है शायद। ठीक है, चलिए अगले देखिए देखते हैं यहाँ पर। भी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए मीटियोसैट जो है आपका जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है, यानी ये मौसम के बारे में बताता है अधिकतर से। ठीक है, लॉन्च पाई यूरोपियन, ये यूरोप एजेंसी का सैटेलाइट है ये। एंड नाउ ऑपरेट बाय द कंपनी इमोस्टेट, यानी इस कंपनी द्वारा ये वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, इसका सपोर्ट किया जा रहा है। द मोस्ट रिसेंटली वर्जन ऑफ मीडियोसैट वाज लॉन्च्ड, जो रिसेंटली था ये जून 1988 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो वेदर की इमेजिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिए आपको मिलाना है कि जो एग्रीकल्चर एरिया है, रिजर्वर एरिया है, क्रिएशन एरिया है, इंटीरियर एरिया है, ये किस कलर से हम इसको शो करते हैं। यानी यहाँ पर दर्शाना है आपको कि कृषि क्षेत्र है उसे हम किस कलर से दिखाते हैं, जलाशय कुछ क्षेत्र से दिखाते हैं, निर्माण प्रक्रिया कुछ क्षेत्र से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए सीधी सी बात है, जो जलाशय क्षेत्र है वो नीले रंग से दिखाएंगे, यानी बी का थर्ड कहीं पर दिया गया, बस एक में दिया गया है, तो आप बिल्कुल देख कर बिल्कुल सही लगा सकते हैं। कृषि क्षेत्र को हम पीले रंग से दिखाते हैं। ठीक है, और जलाशय को हम दिखाते हैं आपका थर्ड का 1 लाल रंग से, और निष्क्रिय क्षेत्र जहाँ मतलब जहाँ पर कोई भी काम नहीं, कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, उसे हम दिखाते हैं भूरा रंग से। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आपका तीसरा बिल्कुल सही होता है। कौन सा? तीसरा, थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्शन फॉर शोइंग ट्रांस साइबेरियन रेलवे। पूछता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे को दिखाने के लिए कौन सा प्रोजेक्शन सबसे उपयुक्त होगा, यानी सिलेंडरिक या फिर मर्केप्टर या फिर कॉनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल या फिर पॉलीकॉनिक। देखिए अगर हमें कोई सिंगल चीज़ दिखानी है तो उसके लिए हम एक मानक समानांतर एक शंक्वाकार प्रक्षेप का यूज़ करेंगे, यानी कॉनिकल विच वन ऑफ द स्टैंडर्ड पैरेलल। देखिए जैसे हमारे ये रेलवे लाइन है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ रेलवे लाइन को दिखाना है ना, रेलवे लाइन को दिखाना है ना, इसके लिए हम वन यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉनिकल विथ यानी एक मानक वाले का यूज़ करेंगे। देखिए एक द्विमानक वाला भी होता है, वो नहीं यूज़ करेंगे, आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे देगा द्विमानक समांतर रेखा, तो आप समांतर रेखा याद रखेंगे या फिर एक याद रखेंगे तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखिएगा एक चीज़ को दिखाने के लिए एक मानक समानांतर के साथ शंक्वाकार जो प्रक्षेप होगा उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा सी आंसर से बिल्कुल सही है, और अच्छे से इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो ट्रांस साइबेरियन वाला ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कहता है वेक्टर एंड रास्टर डाटा आर यूज्ड इन। कहता है वेक्टर और रास्टर डाटा का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम में, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो कहाँ पर करते हैं? देखिए वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा का हम यूज़ करते हैं हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, यानी GIS में यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ GIS में यूज़ करते हैं हम इसका। तो देखिए क्या होता है वेक्टर डाटा क्या होता है और आपका रास्टर डाटा क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चित्र में देख पा रहे होंगे आपको,
वेक्टर डाटा क्या करता है, ये एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका ये आपका रियल वर्ल्ड है, मतलब अगर आप ऊपर से देखें किसी छत को या किसी बिल्डिंग को, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन जो वेक्टर होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना। और जो रोस्टर डाटा होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मतलब रोस्टर में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक सेल के रूप में डिवाइड है, यानी इसमें क्या बनी होती है आपकी पिक्सल बने होते हैं, मैट्रिक्स बनी हुई होती है, मैट्रिक्स के अंदर डाटा को दिखा देता है। अब यहाँ से मैट्रिक्स में हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कौन कितना क्षेत्रफल का है, लेकिन वेक्टर में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि रोस्टर में बिल्कुल फिक्स होती हैं सेल्स, यहाँ पर फिक्स नहीं होती हैं। अब देखिए, वेक्टर डाटा मॉडल रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड फीचर एज पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन विच बाउंड्रीज आर डिफाइंड बाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर्स। ये क्या करती हैं, एक्स वाई में पेयर्ड होती हैं, एक्स वाई में डिवाइड होती हैं ये। लेकिन रास्टर डाटा जो होता है ये आपका मैट्रिक्स में डिवाइड होता है, यानी सेल में डिवाइड होता है, यानी जिसे हम फिक्सल बोलते हैं। इसी प्रकार से कैमरा जो होता है आपका वो भी फिक्सल में डिवाइड होता है। ऑर्गेनाइज्ड इनटू रो एंड कॉलम, कॉलम और मिलकर एक आपका फिक्सल बनाते हैं, जिसे हम ग्रिड बोल सकते हैं, ठीक है। विच विच ईच सेल कंटेन ए वैल्यू, जो क्या करती है, अब देखिए कोई भी एक सेल है, जो भी एक सेल है वो एक वैल्यू रखी हुई है ना अपने पास, जितनी वैल्यू रखी हुई है उसका कुछ एक डाटा होगा, सीधी सी बात है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, हम 0 1 बाइनरी सिस्टम से नाम से डाटा रखते हैं, तो वो एक जगह सेल में स्टोर होता जाके, है ना, प्लॉटर में स्टोर होता है। और वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर आपका ऐसे ही डाटा वहाँ पर 0 1 में सेव होता है, और वहाँ पर भी ऐसे सेल भरती जाती हैं। इसी प्रकार से हमको मेमोरी क्या होती है, भरी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं रास्टर डाटा में भी देखते हैं हम कि कौन कौन सी सेल्स में कहाँ पर कितना डाटा भरा हुआ है। उसी से हम फिर अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल फिक्स अनुमान लगाते हैं हम। रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन सच एज ए टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है आपका, और इन्फॉर्मेशन है और डाटा, यहाँ पर सब कुछ सेव होता रहता है, ठीक है। रास्टर डाटा आर डिजिटल, एरियल, फोटोग्राफिकल, इमेजनरी, फ्रॉम सैटेलाइट, डिजिटल पिक्चर और इवन स्कैंड मैप। इन सब चीज़ों में हम किसका रास्टर डाटा का यूज़ करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोनों में मैप देख लीजिए, दोनों में आप चित्र देख लीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। वेक्टर सिंपल है और रास्टर डाटा जो है आपका ग्रिड यानी सेल में बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रिएशन इन द ईयर यू कैन बीस्ट बी रिप्रेजेंट बाई एज ए, विभिन्न वर्षों में अनाजों का उत्पादन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है कौन सा। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई डायग्राम, लाइन और बार ग्राफ संयोजन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। देखिए, अगर मैं विभिन्न वर्षों में अनाजों का दिया गया है, ठीक है, मतलब कई प्रकार के अनाज होंगे, अगर हमें अनाजों का प्रोडक्शन दिखाना है तो उनके लिए हम सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं पाई डायग्राम, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट जो होता है वो पाई डायग्राम में डाटा को एनालाइज करके देता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि, क्योंकि हमें फिर यहाँ पर एनालाइज नहीं करना पड़ता, और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर किस चीज़ का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा जो दिखाया गया है आपको, ये एक सैटेलाइट के माध्यम से ही दिखाया गया है, ठीक है। तो इस अब यहाँ पर हम शो कर सकते हैं सबसे ज़्यादा डाटा किसका है, तो ये भूरा कलर का है कि नहीं। तो यहाँ से हमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद एनालिसिस करके हमें डाटा भेज देता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लैंडसैट, स्पॉट एंड आईआरएस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, रडार के, या फिर नेचुरल सैटेलाइट के, सूर्य समकालीन उपग्रह के, भू स्थिर उपग्रह के, रडार के, या फिर प्राकृतिक उपग्रह के। देखिए, लैंडसैट, स्पॉट और आईआरएस ये आपके हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, ठीक है। अब देखिए, सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं ये कैसे होते हैं, देखिए सन सिंक्रोनस सैटेलाइट इज पर्टिकुलरली काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट, यानी देखिए पृथ्वी ये है, पृथ्वी पे ये पोलर उत्तरी, मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ऐसे चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ही कुछ इस प्रकार चक्कर पृथ्वी क्या रहे हैं, लगाने में लगे हुए हैं। ये होते हैं आपके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। सैटेलाइट इन एसएसओ, जो आपके सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, ट्रेवलिंग ओवर द पोलर रीजन एंड सिंक्रोनस विद द सन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूर्य के सापेक्ष, यानी आपके क्या पृथ्वी पर ध्रुव से ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जियो सिंक्रोनस भी, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए, जियो सिंक्रोनस होता है आपका, एक आपका जियो स्टेशनरी होता है, उन्हें भी देख लेंगे हम, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी के अब चक्कर लगा रहा था, जो ऐसे चक्कर लगा रहा था वो क्या था, वो आपका सन सिंक्रोनस था। लेकिन अब जो चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर दो प्रकार चक्कर लगाने को देखने मिल रहा है। एक चक्कर ये घूम रहा है, ये है ना, इसे हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस,
और जो ये चक्कर घूम रहा है इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अब दोनों डिफरेंट क्या है इसे हम देख लेते हैं। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विथ एन ऑर्बिट पीरियड मैच द अर्थ रोटेशन स्पीड से। ये इसकी जो स्पीड होती है ये अर्थ की रोटेशन स्पीड से बिल्कुल मैच खाता हुआ होता है। दी सैटेलाइट टेक 24 आवर्स एंड कंप्लीट टू वन रोटेशन अराउंड द अर्थ, यानी जितनी देर में पृथ्वी घूम जाती है उतनी देर में सैटेलाइट क्या होते हैं, घूम जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका जियो सिंक्रोनस था। अब जियो स्टेशनरी क्या होता है वो इसे देख लीजिए। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है कि जियो स्टेशनरी यानी भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो ये आपके 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अबाउट 35,078 किलोमीटर अबाउ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से हम इतनी ऊंचाई पर इसे स्थापित करते हैं। सैटेलाइट आर इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इस इज अप्रॉक्सीमेटली 42,162 किलोमीटर, मतलब जो पृथ्वी की जो सेंटर होता है वहाँ से इतनी इनकी बिल्कुल हाइट होती है, पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र से। ठीक है, द डिस्टेंस पुट इन द हाई अर्थ ऑर्बिट कैटेगरी it an inclination geosynchronous orbit synchronized with the rotation of the earth। ठीक है, more specify heat times it take for the earth rotate on the axis 23 hours 56 minutes and 49 सेकंड, मतलब जितनी देर में पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है। मतलब देखिए भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं, सीधी सीधी बात समझ लीजिए आप। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट सामने ही स्थित होते हैं। जितना पृथ्वी घूम रही होगी, जितना पृथ्वी घूम रही होगी उतना ही ये घूमते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस सैटेलाइट को देख रहा है, तो अगर पृथ्वी वो घूम कर यहाँ आ गया तो उसके जस्ट सामने यहाँ पर सैटेलाइट वो होगा। यानी ये क्या होते हैं, ये सैटेलाइट भू स्थिर होते हैं, यानी ये हमें चलते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए हमें लगता है ये भू स्थिर है, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं ये। तो यही होता है भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं ये कई बार पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी केंद्र से 42,164 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। और ये हमेशा चलते हुए नहीं प्रतीत होते हैं, ये लगते हैं कि भू स्थिर हैं, यानी पृथ्वी के सापेक्ष कैसे होते हैं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में होते हैं, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट होते हैं। ये कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ अगला ये जियो स्टैंडरी बच गया आपका। देखिए जियो स्टैंडरी बच गया। वाइल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कैन यूज़ एनी इंक्लाइन द की डिफरेंट फ्रॉम जियो स्टैंडरी। अब देखिए जियो स्टैंडरी से ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कैसे? द ऑर्बिट इट फैक्ट दैट दे लाई ऑन द सेम प्लेन एज द इक्वेटर। देखिए क्या होते हैं, जैसे जहाँ पर इक्वेटर होती है ना आपकी, उनके सापेक्ष चलते रहते हैं, उनके सापेक्ष चलते रहते हैं। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस में और जियो स्टैंडर्ड सैटेलाइट में बस इतना सा डिफरेंट होता है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं वो आपके बिल्कुल ऐसे घूमते हैं, और जियो स्टैंडर्ड सैटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी के बिल्कुल इक्वेटर के बिल्कुल जस्ट सामने घूमते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टोग्राफिक मेथड इज जनरली यूज्ड ए सो पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए समानता निम्न में से कौन सी कार्टोग्राफी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? काउंटर्स यानी रूपरेखा, कोरोप्लीथ, डॉट मेथड यानी बिंदु रेखा, आइसोप्लेथ। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए पूछा गया है आपसे कि कौन सा हम यूज़ करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को हम दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं कोरोप्लीथ का, कोरोप्लीथ का, यानी बी आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए एक होती है आपकी डॉट विधि, डॉट विधि होती है। ठीक है, तो वहाँ तो ये भी इस विधि से भी कई सारे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। वहाँ से हम क्या दिखाते हैं, जनसंख्या को दिखाते हैं कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या। क्या होता है कि एक डॉट बनाए जाते हैं, ये डॉट छोटे बड़े हो सकते हैं। अब एक डॉट में जैसे इस क्षेत्र में आपके 100 हैं तो उस पर अगर डॉट होगा, इस क्षेत्र में आपके 1000 हैं तो वहाँ पर उस बड़ा डॉट होगा। तो ये डॉट विधि जो होती है हम जनसंख्या के कितनी जनसंख्या है उसको दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि हम जो है आपकी कोरोप्लीथ जो है इससे हम जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं। और डॉट मेथड भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ से हम जनसंख्या को दर्शाते हैं, याद रखिएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जनसंख्या घनत्व के लिए है और वो जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, लगभग हमने 15 क्वेश्चन जो कवर किए हैं। देखिए एक ज्योग्राफी की 100
मतलब 10,000 की MCQ चल रही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हम लोग डेली 50 या 100 MCQ करते हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें ज़रूर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो हम लाते रहेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।